क्या बीजेपी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री को बदलकर 2024 की मुश्किल बढ़ा ली है? पूरे देश में और राजनीतिक जानकारों की माने तो क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने बीजेपी में अब कोई स्टैंड नहीं कर रहा है? पूरा कंट्रोल हो गया है या 2024 से पहले नरेंद्र मोदी ने अपने दुश्मनों की संख्या बढ़ा ली है? कहा जा रहा था कि उनके राह में सबसे बड़े कांटे नितिन गडकरी थे, जिनके अनबन के रिश्ते सबके सामने थे। दूसरे नंबर पर वसुंधरा राजे सिंधिया थे। लेकिन सवाल है कि शिवराज और रमन सिंह का पत्ता क्यों साफ हुआ? और क्या तीन जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, एक ट्राइबल, एक ओबीसी और एक ब्राह्मण समाज से हैं, क्या वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वसुंधरा, रमन सिंह और शिवराज चौहान से नरेंद्र मोदी की सीटें बचा पाएंगे? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मध्य प्रदेश में ओथ था। नए मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन था, वो शपथ ले रहे थे। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, अमित शाह भी थे और वहीं पर शिवराज चौहान भी थे। लेकिन वो जिस अंदाज में आए और जिस तरह से उन्होंने हाथ हिलाया, पब्लिक का अभिवादन किया और जिस तरह से जनता ने उसको रिस्पॉन्ड किया, अभी 2 दिन पहले भी एक वीडियो वायरल हो रहा था। महिलाएं रो रो कर कह रही थी कि हमने आपको वोट दिया था। तमाम राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि लाडली योजना में शिवराज चौहान ने बहुत मेहनत की थी, तो सवाल है कि उनका पत्ता क्यों कटा? उससे आगे बढ़कर शिवराज सिंह चौहान ने एक बाइट में कह दिया कि दिल्ली से कुछ मांगने से बेहतर है कि मैं मरना पसंद करूंगा। तो क्या है इसके संकेत? क्या 2024 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बड़ी बगावत झेलनी पड़ेगी? मैं आपको पहले दिन से बता रहा था कि अगर इन 3 राज्यों में बीजेपी चुनाव जीतती है तो विपक्षी गठबंधन को एकजुट होने का और मौका मिलेगा। 2024 से पहले मैं फिर कह रहा हूं, इसी तरह से 2018 में 4 राज्य जीत गई थी कांग्रेस। वो कर्नाटक जीत गई थी, राजस्थान जीत गई थी, मध्य प्रदेश जीत गई थी और छत्तीसगढ़ भी जीत गई थी। छत्तीसगढ़ में वो सरकार चला पाई, राजस्थान में सरकार चला पाई, लेकिन मध्य प्रदेश और कर्नाटक में नहीं चला पाई थी, क्योंकि ज्यादातर उसके सवर्ण जो नेता थे वो बीजेपी के पाले में चले गए थे। मैं फिर कह रहा हूं, मध्य प्रदेश 2018 में कांग्रेस ने एक यादव प्रेसिडेंट का, अरुण यादव के नाम को आगे रखकर चुनाव में जीत दर्ज किया था, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ के हिस्से में गया था और इसी वजह से वो सरकार नहीं चल पाए। कर्नाटक में भी लगभग यही स्थिति थी और वो सारे पाले बदल के दूसरे पाले में चले गए। लेकिन सवाल है कि उसके बाद 2019 में बीजेपी ने 300 का आंकड़ा पार किया और वो सरकार बना ली। तो विधानसभा में कांग्रेस हारी थी बीजेपी, लेकिन लोकसभा में जीत गई थी। और खासकर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीट की संख्या देखिए, कांग्रेस को इक्का दुक्का सीट मिला था, जबकि चारों राज्य में उसकी सरकार थी। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी केंद्र में, तब जाकर कर्नाटक में बड़ा खेल हुआ, मध्य प्रदेश में बड़ा खेल हुआ और कांग्रेस की सरकार चली गई। लेकिन इस बार ठीक उल्टा है। आप आंकड़ों की बाजीगरी देखें, आप आंकड़े देखें तो आपको लगेगा कि शिवराज सिंह चौहान जो 2-3 बार से मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वसुंधरा राजे जो राजस्थान की कद्दावर नेता हैं और रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ में 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, इन तीनों की बगावत मुश्किल पड़ेगी। और ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ ही बगावत नहीं करेंगे, क्योंकि बगावत में इनके मुख्यमंत्री का पद भी छिपा हुआ है। आप कल्पना कीजिए, अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लोकसभा में सीटें नहीं आती है और अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो ट्राइबल हैं और रमन सिंह के साथ विधायकों की अच्छी खासी संख्या है, और अगर वो कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर लें तो सरकार उनकी बन सकती है। लेकिन ये कब होगा? जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी केंद्र में कमजोर पड़ेंगे। तो अब बताइए रमन सिंह क्या चाहेंगे कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और अमित शाह मजबूत रहें या कमजोर बन जाए? क्योंकि मन महसूस कर इन लोगों ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है। ठीक यही स्थिति मध्य प्रदेश में होगी। शिवराज सिंह चौहान ने तो संकेत देना भी शुरू कर दिया है। रमन सिंह भले कुछ नहीं बोल रहे हैं, कई लोग जानकार बता रहे हैं कि जिन लोग की फाइलें दबी है वो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जिनकी फाइलें नहीं दबी है तो बोलेंगे। लेकिन कल्पना कीजिए कि जिस तरह से 2018 में 4 राज्य हारी थी बीजेपी और 2019 में जैसी केंद्र में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार आई,
उसके बाद उन्होंने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। लेकिन कल्पना कीजिए कि अभी 3 राज्य बीजेपी जीत गई है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में हार जाते हैं, उनकी सरकार नहीं बनती है, तो क्या करेंगे शिवराज सिंह चौहान? उनके पाले में भी विधायकों की सबसे ज्यादा संख्या, और मान लीजिए छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी अगर लोकसभा के चुनाव में 10 से 15 या 20 सीटें कम हो गई बीजेपी की, तो क्या होगा? तो वही होगा, कमलनाथ और शिवराज के रिश्ते अच्छे हैं, पार्टी में टूट हो सकती है, मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। तो बताइए शिवराज क्या चाहेंगे? यही बात राजस्थान में है। वसुंधरा की बगावत तो किसी से छुपी नहीं। जब उनको पर्ची दिया गया था तो किस तरह से उनके चेहरे पर साफ साफ मायूसी दिखी जा रही थी। उन्होंने तो बाकायदा विधायकों से लॉबिंग शुरू कर दी थी, वो मिलने लगे थे विधायकों से, और सारे के सारे उनके खेमे के जो विधायक थे वो ऑन कैमरा कह रहे थे कि वसुंधरा वसुंधरा वसुंधरा। लेकिन एकाएक पहली बार के विधायक बने शर्मा जी को मुख्यमंत्री की ताजपोशी कर दी गई। अब बताइए कि वसुंधरा क्या करना चाहेंगी? क्या वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मजबूत करेंगी? अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह 2024 में कमजोर होते हैं तो वसुंधरा के लिए फिर संभावनाएं खुल जाएंगी, और उसके बाद 4.5 साल कम से कम उनके पास सत्ता की चाबी रह सकती है। तो क्या आपको लगता है कि क्या वसुंधरा, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह ये तीनों वफादार रहेंगे केंद्र के प्रति? आखिर उनकी सत्ता चली गई, वो क्यों वफादार रहेंगे? कुछ तो काम करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी को लेकर एक और राय बन रही है? लोगों को लग रहा है कि बीजेपी में अब उनके सामने योगी आदित्यनाथ के अलावा और कोई चेहरा नहीं है जो तनकर खड़ा होता है। यहां तक लोग बता रहे हैं कि वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं, मतलब सरकार केंद्र से चलेगी, मुख्यमंत्री नाम के हैं। क्योंकि अगर सरकार ने उनको, ये वो लोग हैं तीनों लोग जो मुख्यमंत्री की रेस में ही नहीं थे, अब जब मुख्यमंत्री बन गए हैं, चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे एमपी के मुख्यमंत्री हो, राजस्थान के हो, छत्तीसगढ़ हो, राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि ये लोग केंद्र के इशारे पर काम करेंगे। लेकिन सवाल है कि 2024 में क्या ये संसद में नरेंद्र मोदी को पिछली बार की तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सारी सीटें दिला पाएंगे? इस पर शक पैदा होता है। तो यही सारा खेल छुपा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं 2024 का मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन सवाल है कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा। 19 तारीख को दिल्ली में बैठक हो सकती है, और लगभग राहुल गांधी ने संसद में ही मामला साफ कर दिया है कि वो जाति जनगणना के मुद्दे पर अलग आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब साफ है कि पूरी राजनीति SC ST OBC के आसपास ही घूमेगी। सवाल है कि बीजेपी के मुकाबले क्या विपक्ष इस मुद्दे को आगे भुनाएगा? और अगर SC ST OBC और जाति जनगणना की राजनीति आगे बढ़ेगी तो स्वाभाविक बात है कि नीतीश कुमार का दावा मजबूत होता है। वहीं BSP सुप्रीमो मायावती के भी कुछ नेताओं से इंडिकेशन मिल रहे हैं कि गठबंधन की तरफ वो भी जा सकती हैं, गठबंधन की तरफ वो भी जा सकती है। मैं फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव, सपा हो, बसपा हो, RJD हो, JDU हो, JMM हो, ये तमाम पार्टियां, DMK हो, ममता बनर्जी हो, ये सब पार्टियां जो हैं वो गैर कांग्रेस के अलावा, अगर कांग्रेस को इस गठबंधन से बाहर कर दिया जाए तो ये सारी पार्टियां एकजुट हो सकती है। क्योंकि BSP की नीति है न कांग्रेस न BJP, वो रीजनल फोर्सेज, बहुजन दलों के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। और अगर ये भी हो जाता है तो 2024 में खासकर हिंदी प्रदेशों में BJP की मुश्किल बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि सोशल जस्टिस, जाति जनगणना और आरक्षण का मुद्दा तेजी से तुल पकड़ता जा रहा है। वहीं बीजेपी संसद हमले के 22वीं बरसी पर आज फिर से कटघरे में है, क्योंकि संसद पर जिस तरह से दोबारा हमला हुआ, घुसपैठ हुआ, हमला नहीं कह सकते हैं सीधे सीधे, लेकिन जिस तरह से धज्जियां उड़ा दी गई सुरक्षा व्यवस्था की, और जिस तरह से भले बेरोजगारी की नाम दिया जा रहा है, लेकिन विपक्ष को मौका मिल गया है कि ये हुआ तो कैसे हुआ, ये सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ। और सवाल है कि जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें से 2 लोग जो संसद में गए थे, वो दोनों के पास बीजेपी के सांसद ने बनवाए थे। आप कल्पना कीजिए कि अगर कोई आरोपी मुसलमान होता, या अगर पास बनवाने वाला सांसद किसी गैर बीजेपी का दल का होता, तो मीडिया क्या कर रही होती। लेकिन आज सबसे ज्यादा मजाक मीडिया का बना, जो आपस में वो जो स्टूडियो में बैठ के जो मुर्गा लड़ाते हैं, दरअसल आज सारे पत्रकार खुद ग्राउंड पर मुर्गे की तरह लड़ रहे थे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।